उठे हैं कदम तो रुकना क्यों, तुम वीर सिपाही हो तो डरना क्यों। रुकावटें बहुत आएंगी राहों में, इन आंखों ने देखा है जीत का सपना, तो हार से डरना क्यों। नमस्कार दोस्तों, मैं रामजून सरदार आरजे क्लासेस 2.0 में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसके पहले वाला जो आपने हमारा वीडियो देखा होगा वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संबंधित था। आज दोस्तों भारतीय संविधान की विशेषताएं पढ़ेंगे। ज़्यादा समय ना लेते हुए हम विषय पर दोस्तों आएंगे। जैसा कि आप देख रहे होंगे टाइटल हमारा भारतीय संविधान की विशेषताएं। इनमें दोस्तों देखते हैं, सबसे पहली जो हमारी विशेषता है वो है विशालतम एवं विस्तृत संविधान। भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। भारत की जो एक भारतीय संविधान की रूपरेखा है वो बहुत विस्तृत है। इसके पहले हम प्रस्तावना में आपको बता चुके थे कि हमारे जो संविधान लिखने वाले विद्वान थे उनकी विचारधारा क्या थी, उनका दर्शन क्या था, वो क्या चाहते थे, किस तरीके से संविधान बना के भारत को नियंत्रण में, एकता में, प्रभुत्व में बांधना चाहते थे। दोस्तों, जैसा कि पहली हमारी विशेषता है विशालतम एवं विस्तृत संविधान। जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हुआ था, उस समय जब लागू हुआ कुछ महीने बाद 26 जनवरी 1950 को, तो कुछ किताबें बताती हैं कि 16 अनुच्छेद लागू हुए थे, कुछ किताबें बताती हैं 15 अनुच्छेद लागू हुए थे। दोस्तों, अनुच्छेद 15 लागू हुए। एक अनुच्छेद कौन है? 395, जो ये कहता है कि आज भारतीय संविधान लागू होगा, इसलिए उसको भी मिला लेते हैं। 15 अनुच्छेद और 395 अनुच्छेद जो कहता है कि आज भारतीय संविधान लागू होगा, 15 और 395 इसको भी मिला लें तो ये कुल 16 अनुच्छेद हो गए। दोस्तों, भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां, 22 भाग थे। लेकिन वर्तमान में यदि बात करें तो संविधान को संशोधित करते हुए या संविधान के अनुच्छेदों को संशोधित करते करते आज हम लगभग 463 प्लस की गिनती में आ गए हैं। भारतीय संविधान में यदि हम बात करें वर्तमान में संशोधित कितने अनुच्छेद हैं तो 450 से हम ऊपर ही जाएंगे। और यदि ये बात कही जाए कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, या ये बात कही जाए भारतीय संविधान में मूल कितने अनुच्छेद हैं, तो दोस्तों 395। मूल अनुसूचियां कितनी है तो 8, भाग कितने हैं तो 22। दोस्तों, भारतीय संविधान में मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। उसके कुछ समय बाद 9वीं अनुसूची, जब पहला संविधान संशोधन हुआ 1951 में, तब 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। उसके बाद दोस्तों 52 संविधान संशोधन 1985 में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। फिर दोस्तों आगे बढ़ेंगे, 11वीं अनुसूची हमारी 73वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई और 12वीं अनुसूची हमारी 74वें संविधान संशोधन 1993 में जोड़ी गई। पास जब बिल लाया गया तो 1992 में, और जब पास हुआ तो 1993 में, इसलिए कुछ किताबें 92 तो कुछ किताबें 93 लगाती हैं। जब हमारा संविधान संशोधित हुआ और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई 74वें संविधान संशोधन के तहत, तो उस समय 1900 हम 93 ही लगाएंगे। चलिए दोस्तों, यदि हम बात करें अन्य देश के संविधानों की, तो जैसे कि अमेरिका, वहाँ का संविधान सबसे छोटा है, प्रथम लिखित संविधान और विश्व का सबसे छोटा संविधान। कुल 7 अनुच्छेद हैं। दोस्तों, यदि हम ब्रिटेन की बात करें तो वो संविधान अलिखित संविधान है। सबसे विशाल बृहद की बात करें तो अपना प्यारा संविधान भारतीय संविधान है। दोस्तों, कनाडा में 147, ऑस्ट्रेलिया में 128 अनुच्छेद हैं। अब आप तो जान चुके होंगे भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। कितना विशाल हृदय है भारतीय संविधान का, कितना विशाल आकार है, कितना विशाल
उसका रूप है भारतीय संविधान का। दोस्तों, सर आइजैक जेनिंग्स ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। भारतीय संविधान मूल भाषा में लिखा गया था। दोस्तों, विशेषताओं में बात करें, हम इस भाषा में लिखा गया वो अंग्रेजी भाषा थी। यदि दोस्तों बात करें तो भारतीय संविधान दो रूपों से प्रेरित है, एक बाह्य रूपों से, बाहरी स्रोतों से, एक आंतरिक स्रोतों से। बाहरी स्रोतों से हम तो दोस्तों बात करेंगे जैसे न्यायपालिका, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, ये सब कहाँ से लिए गए, ये हम अगला वीडियो जो बनाएंगे तो भारतीय संविधान के स्रोत उसमें दोस्तों क्लियर हो जाएगा। यदि हम आंतरिक बात करें तो ब्रिटिश सरकार 1935 अधिनियम के तहत जो भारतीय अधिनियम 1935 ब्रिटिश शासन में बना था, उससे लगभग 75% जो संविधान हमारा है वो ज्यों का त्यों समाहित कर लिया गया। आगे दोस्तों हम बात करते हैं, अगली जो विशेषता है, प्रभुत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। दोस्तों, इनका अर्थ क्या होता है ये हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं, उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना से लिए गए शब्द हैं, वहां जाके आप पिछला वीडियो हमारा देख लेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों, आगे बात करते हैं नम्यता और अनियमितता का संविधान। हम इसको, नम्यता मतलब लचीला, अनियमितता मतलब कठोर। किताबों में कहीं पर नम्यता, कहीं पर अनम्यता लिखा होगा। दोस्तों, कहीं कहीं पर भारतीय संविधान कठोर एवं लचीला लिखा होगा। दोस्तों, यदि बात करें कि भारतीय संविधान हमारा कठोर कैसे है और लचीला कैसे है, पहले लचीले की बात करते हैं। दोस्तों, यदि कोई संशोधन करना है तो 2/3 बहुमत से संसद में संशोधन, 2/3 बहुमत से संसद में एक बहुमत से बिल पास करके, या कह सकते हैं साधारण बहुमत, विशेष बहुमत से संविधान में संशोधन किया जा सकता है। कठोर कैसे है दोस्तों, यदि कोई ऐसा प्रावधान करना है जो राज्यों से संबंधित हो तो राज्यों की अनुमति, सहभागिता उस संशोधन में जरूरी होती है। ये आसान काम नहीं होता है। यदि हम राज्यों की सहभागिता लें, राज्यों को मिलाएं, तब संविधान में संशोधन करना थोड़ा सा कठिन होता है। यदि हम कोई ऐसा नियम बना रहे हैं जो पूरे देश से संबंधित है और सिर्फ संविधान लोकसभा में बिल पारित करके संविधान में संशोधन किया जाए, तब 2/3 बहुमत ही काफी है, या विशेष बहुमत या साधारण बहुमत, इसकी बात हम आगे कड़ियों में फिर करेंगे दोस्तों। तो इस तरीके से भारतीय संविधान हमारा कठोर भी है और लचीला भी है, कह सकते हैं नम्यता भी है और अनम्यता भी है। अगला दोस्तों बात करते हैं संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली, इसका विकास सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुआ था। दोस्तों, दो प्रकार की प्रणालियां होती हैं, एक अध्यक्षात्मक प्रणाली, एक संसदीय प्रणाली। यदि हम अमेरिका की बात करें तो वहां पर अध्यक्षात्मक प्रणाली है, मतलब अध्यक्ष वहां पर है, वहां का जो राष्ट्रपति है वो सर्वे सर्वा है। दोस्तों, यदि हम ब्रिटेन की बात करें तो वहां पर भी अध्यक्ष होता है, वहां का राजा है, लेकिन वो सर्वे सर्वा नहीं है। ठीक उसी प्रकार से भारत का राष्ट्रपति सर्वोच्च पद पर होते हुए भी वो सर्वे सर्वा नहीं है। उसकी सलाह के लिए और कार्य करने के लिए, कार्यपालिका का संचालन करने के लिए मंत्रिपरिषद हमारे पास है, जो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, जिसका मुखिया मंत्रिपरिषद का प्रधानमंत्री होता है, जिसको अप्रत्यक्ष रूप से जनता चुनती है। जनता सांसद एवं विधायकों को चुनती है। ये लोग प्रधानमंत्री को चुनते हैं, या कह सकते हैं जो बहुमत का नेता होता है वही प्रधानमंत्री बनता है। दोस्तों, संसदीय प्रणाली का विकास सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुआ था। आगे दोस्तों बात करेंगे मूल अधिकार। मूल अधिकार हमारे अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, जो विश्व का सबसे छोटा संविधान है, जिसमें 7 अनुच्छेद हैं। यह संविधान
विश्व का प्रथम लिखित और सबसे छोटा संविधान है भारत का, आप तो जान चुके होंगे, सबसे बृहद विशाल संविधान है। दोस्तों, मूल अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं, भाग 3 में है। जब हमारा संविधान बना था, कह सकते हैं दोस्तों, जब बना था तो उस समय जो हमारे मूल अधिकार थे वो 7 थे। 44वां संविधान संशोधन दोस्तों, 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ। जब 1978 में हुआ तब इनमें से एक मूल अधिकार हटा दिया गया। वर्तमान में 6 मूल अधिकार हमारे पास बचे। कौन हटाया गया? संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। दोस्तों, संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया, वो अब 300 का में एक विधिक या कानूनी अधिकार बन के तैयार हुआ है। चलिए आगे दोस्तों देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये दोस्तों आयरलैंड से लिए गए हैं। भाग 4 में वर्णित है, अनुच्छेद 36 से 51 तक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित हैं और ये आयरलैंड से दोस्तों लिए गए हैं। ऑस्टिन, सर आइजैक ऑस्टिन कहते हैं कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये संविधान की आत्मा है। दोस्तों, सर आइवर जेनिंग्स की यदि हम बात करें तो कहते हैं जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो संविधान की आत्मा है। इसके पहले सर हम बता चुके थे आपको कि जो ठाकुर भार्गव थे उन्होंने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा। न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मूल आत्मा कहा और सर आइवर जेनिंग्स ने नीति तत्वों को संविधान की आत्मा कहा। आगे दोस्तों बात करेंगे। और हाँ, नीति तत्व कल्याणकारी राज्य को स्थापित करने के लिए भारतीय संविधान में समाहित करे गए हैं। आगे मूल कर्तव्य दोस्तों रूस से लिए गए हैं। मूल कर्तव्य हमारे संविधान में नहीं थे, मूल कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे, मूल अधिकार थे। तब हुआ क्या? मूल कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भाग 4 का अनुच्छेद 51 का में जोड़े गए। समझ में आया होगा। मूल कर्तव्य जो रूस से लिए गए हैं, कहाँ जोड़े गए हैं? भाग 4 का में जोड़े गए हैं। किस अनुच्छेद में जोड़े गए हैं? तो 51 का में जोड़े गए हैं। पहली बार जब हमारा संविधान बना तो उसमें मूल कर्तव्य नहीं थे। ये पहली बार 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए हैं। दोस्तों, यदि हम बात करें मूल कर्तव्य प्रारंभ में कितने थे? 10 थे। वर्तमान में कितने हैं? 11 हैं। कब? ये 86 संविधान संशोधन 2002 के तहत 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, जो कि हमारी सर्व शिक्षा अभियान से जुड़ा है। या कह सकते हैं 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। तो वर्तमान में हमारे कितने मूल कर्तव्य हैं? 11। जब संविधान हमारा बना था तो मूल कर्तव्य थे या नहीं थे? नहीं थे। कब जुड़े? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। कब हुआ 42वां संविधान संशोधन? 1976 में हुआ। किस अनुच्छेद में जोड़े गए? 51 का में जोड़े गए। कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए थे? 10। वर्तमान में कितने हैं? 11। 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया? तो 11वां मूल कर्तव्य 2002 में जोड़ा गया। 86वां संविधान संशोधन हुआ। कौन सा जोड़ा गया? 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया। आगे दोस्तों देखते हैं स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। दोस्तों, हमारी जो न्यायपालिका है ये स्वतंत्र है। न्यायपालिका देखिए दोस्तों, यदि राष्ट्रपति संबंधी या राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी कोई भी विवाद होता है
या राज्यों की सीमाओं संबंधी कोई विवाद होता है तो उनका निपटारा दोस्तों न्यायपालिका करती है। वो न्यायपालिका, भारत की जो न्यायपालिका है ये स्वतंत्र है। इसके बारे में हम विस्तार से आपको समझाएंगे दोस्तों। आगे बात करते हैं केंद्र विमुख संविधान। केंद्र की ओर मुख करे हुए हमारा संविधान। दोस्तों जो भारत का संविधान है या भारत का जो शासन है, कह सकते हैं संघात्मक है। संघात्मक दोस्तों, भारतीय संविधान केंद्राभिमुख है। यहाँ पर दोस्तों एकल नागरिकता है। इसके बाद में आपको हम प्रस्तावना में पढ़ा चुके हैं कि हम भारत के लोग, भारत की जनता के लिए दोस्तों इसमें बात कही गई है। और अधिष्ठात्मक इंग्लैंड और अमेरिका, अधिष्ठात्मक जो व्यवस्था रही वो अमेरिका, और जो वहां का शासन है अध्यक्ष के रूप में वो हमारे पास राष्ट्रपति के रूप में। जो शक्तियां हैं वो ब्रिटेन जैसे राजा के रूप में हैं। यदि दोस्तों कभी कोई संकट आता है हमारे देश पर तो राष्ट्रपति विशेष परिस्थितियों में हमारा मुखिया, भारत देश का मुखिया हो जाता है, लेकिन वो कार्य करेगा तो प्रधानमंत्री की सलाह से ही कार्य करेगा। तो इसलिए कह सकते हैं दोस्तों कि वो केंद्र विमुख या केंद्र की ओर भारतीय संविधान हमारा देखता है और विशेष परिस्थितियों में केंद्र की ओर वो मुख करे हुए खड़ा हो जाता है। आगे दोस्तों देखते हैं एकल नागरिकता। दोस्तों एकल नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। देखिए दोस्तों कुछ ऐसे राज्य हैं अमेरिका जैसे, तो वहां पर राज्य की नागरिकता अलग, देश की नागरिकता अलग होती है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं। हम सब भारतीय हैं, चाहे उत्तर प्रदेश से हों, चाहे इंग्लैंड से, उत्तर प्रदेश से हों, चाहे तेलंगाना से हों, चाहे आंध्र प्रदेश से हों, महाराष्ट्र से हों, लेकिन हम सब भारतीय लिखते हैं। हमारी राज्य की अपनी कोई नागरिकता दोस्तों नहीं होती है। अगर बात करेंगे वयस्क मताधिकार, जब हमारा दोस्तों संविधान बना था उस समय वोट देने की जो हमारी आयु थी वो 21 वर्ष थी। जब 61वां संविधान संशोधन 1989 में जब 61वां संविधान संशोधन दोस्तों हुआ, 61वां संविधान संशोधन 1989 में जब हुआ तो हमारी आयु, जो मतदान की आयु है दोस्तों, 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। दोस्तों वयस्क मताधिकार, ये जो मताधिकार का अधिकार है ये इतनी आसानी से हमें नहीं मिला। किसी समय पर वो अपना मुखिया चुनने का अधिकार हम लोगों को नहीं था। बहुत सारे देश हैं वहाँ की महिलाओं को अभी भी वोट देने का अधिकार नहीं है। बहुत सारे देश ऐसे हैं बहुत संघर्ष के बाद उनको वोट देने का अधिकार मिला है। आप समझ गए होंगे हम किन देशों की बात करते हैं। आगे दोस्तों बात करेंगे संविधान की सर्वोच्चता। जो हमारा संविधान है ये सर्वोच्च है, इससे ऊपर भारत में कोई संस्था नहीं है। चाहे वो हमारा मुखिया राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो या कोई हो, ये संविधान से ऊपर नहीं। यदि कुछ सर्वोच्च है दोस्तों भारत में तो वो संविधान है। यदि भारत के कानून में, यदि भारत के शासन में, भारत की राजनीति में, भारत के विद्वानों में यदि हम बात करें तो संविधान की सर्वोच्चता या भारत का संविधान सबसे बड़ा है। अमेरिका में न्यायपालिका सबसे बड़ी है, ब्रिटेन में संसद सबसे बड़ी है, लेकिन भारत में संविधान सबसे बड़ा है। सर्वोच्च संस्था यदि कुछ है तो संविधान है। और संविधान को शक्ति कहाँ से मिलती है तो ये हम प्रस्तावना में आपको बता चुके हैं। हम भारत के लोग, तो जनता से ही शक्ति, भारत की जो जनता है उसमें शक्ति निहित है, वो उसकी जो शक्ति या पावर कह सकते हैं वो भारत के संविधान को प्राप्त हो रही है। या कह सकते हैं जो भारत का संरक्षक, भारत की जनता का संरक्षक, वो सबसे बड़ी संस्था के रूप में संविधान है। आगे दोस्तों बात करते हैं आपातकालीन उपबंध। आपातकालीन उपबंध दोस्तों जर्मनी से लिए गए हैं। भारत विभिन्नताओं का देश है, बहुत सारे राज्य, जिला, क्षेत्र, भाषा, धर्म का देश है। ऐसी स्थितियों में दोस्तों यदि कभी भारत पर कोई संकट आता है तो हम सब एक हो जाते हैं। जैसे आज कोरोना महामारी चल रही है तो यदि हम बात करें दोस्तों तो पूरा विश्व एकजुट है, पूरा भारत। हम किसी भी जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र से हो, सभी भारतीय संविधान का सम्मान कर रहे हैं, अपनी सरकारों का सम्मान कर रहे हैं, अपने वीर सिपाहियों का सम्मान कर रहे हैं। ये सब क्या है? ये विभिन्नताओं में एकता है दोस्तों। यदि हम बात करें तो
आपातकालीन उपबंध जो जर्मनी से लिए गए हैं, ये 3 प्रकार के भारतीय संविधान में है। अनुच्छेद 352, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर यदि बाहरी कोई देश हम पर आक्रमण करे या सशस्त्र विद्रोह हो जाए तो अनुच्छेद 352 दोस्तों, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति आपात लगा सकता है। यदि संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, राज्यों में शासन विफल हो जाए, तो ऐसी स्थितियों में दोस्तों अनुच्छेद 356 के तहत हम राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। यदि भारत में अकाल पड़ जाए, पैसे की कमी हो जाए या भुखमरी जैसे हालात हो जाएं, तो अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात लगा सकते हैं। दोस्तों भारत में अभी 360 लागू नहीं हुआ। भारत इतना महान है कि यहाँ पर अभी तक 360, बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ की संपत्तियां बिक गई, लोग भूखे मर गए, लेकिन भारत में कभी ऐसी स्थिति नहीं आई है और आपके होते हुए ऐसा आ भी नहीं सकती है। दोस्तों बात करें अनुच्छेद 360, वित्तीय आपात भारत में लागू नहीं हुआ। अनुच्छेद 352 3 बार लागू हुआ जब चीन और पाकिस्तान ने हम पर आक्रमण किया था। फिर आगे दोस्तों बात करते हैं अनुच्छेद 356, ये राज्यों में आए दिन लागू होता रहता है। सबसे ज्यादा बार इंदिरा गांधी के शासनकाल में लागू हुआ। तो ये जो हमारे आपात उपबंध है दोस्तों, आपात उपबंध इनको जर्मनी से लिया गया है। फिर आगे बात करें, बहुत बड़े स्तर पर शासन चलाते हुए, बहुत बड़े स्तर पर शासन की इकाई को चलाते हुए दोस्तों, बहुत बड़े स्तर पर बड़ी बड़ी संस्थाओं का निर्माण करते हुए भारतीय संविधान को रचने वाले विद्वानों ने ग्रामीण जनता को भी देखा। हमारा भारत गांवों से भरा हुआ है, यहाँ पर गांव की विभिन्नताओं में एकता स्थापित की हुई है दोस्तों। उनके शासन की भी भारत के संविधान में बात रखी गई, उनके लिए भी एक स्थान निश्चित किया गया है, वो है ग्राम पंचायतों का गठन। इतनी बड़ी संस्था में हमारे गरीब से गरीब, छोटे से छोटे स्तर पर और गांव से लेकर के इकाई एक बनाने का प्रयास किया गया है। तो ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायतों का गठन भारतीय संविधान में एक स्थान दिया गया, जिसमें 73वें संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन के तहत 1993 में ग्राम पंचायतों के गठन को या ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। प्रश्न ये आता है, क्या ग्राम पंचायतें संवैधानिक हैं, असंवैधानिक हैं? तो दोस्तों संवैधानिक हैं। आप दोस्तों सोच रहे होंगे कि क्या संविधान की विशेषताओं से प्रश्न आते हैं? हाँ बिल्कुल आते हैं। बहुत सारे आप पीसीएस उठा के देख लीजिए पेपर, या फिर ग्रुप डी जैसे एग्जामों को देख लीजिए, वहाँ पर आपको संविधान की विशेषताओं से प्रश्न मिल जाएंगे, प्रस्तावना से प्रश्न मिल जाएंगे, संविधान के विभिन्न भागों से प्रश्न मिल जाएंगे। कई बार उसमें पूछा गया कि ग्राम पंचायतों का गठन संवैधानिक है, संवैधानिक है, संवैधानिक है तो उसको संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ? दोस्तों कई बार पूछा गया एकल नागरिकता कहाँ से ली गई, कई बार पूछा गया दोस्तों कि सबसे बड़ा संविधान कहाँ का है, कई बार दोस्तों पूछा गया कि सबसे छोटा संविधान कहाँ का है, कई बार पूछा गया दोस्तों आलिखित संविधान कहाँ का है, कई बार पूछा गया क्या भारतीय संविधान में परंपराएं समाहित हैं कि नहीं है? हाँ, उनका भी ख्याल रखा गया है। भारतीय संविधान में परंपराओं का भी ख्याल रखा गया है, उनको भी ध्यान में रखा गया है। सभी धर्मों का सम्मान किया गया है, सभी पंथों का सम्मान किया गया है, सभी विचारधाराओं का सम्मान किया गया है, हर वर्ग के व्यक्ति का सम्मान किया गया है। इतना विशाल हमारा भारतीय संविधान जो सबको समेटे हुए विभिन्नताओं में एकता स्थापित करता है। दोस्तों मैं रामजीवन सिद्धार्थ, ये हमारा नया चैनल है और अभी आप तक पहुंचने का मैं प्रयास कर रहा हूं। अभी हमारे पास बहुत सी सुविधाएं नहीं है कि बहुत अच्छा हम आपको उपलब्ध करवा सकें, फिर भी दोस्तों जितना हमसे हो पा रहा है इस संकट की घड़ी में हम आप तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। जो आरजे क्लासेस 2.0 है, ये एक परिवार है। इस परिवार के जो महत्वपूर्ण अंग हैं उनमें से आप एक हैं, और महत्वपूर्ण अंगों में आप एक ऐसे सिपाही हैं कि इस परिवार को और बड़ा कर सकते हैं। हमारा काम सिर्फ इतना है दोस्तों कि दिन रात मेहनत करके आपके लिए कुछ नया लाएं, कुछ अच्छा लाएं और आपको एक सफलता की राह पर ले जाके मंजिल तक पहुंचाएं। आपका दोस्तों ये काम है, ये जिम्मेदारी है कि हमारे परिवार को और बढ़ाएं और हमारे परिवार को आगे तक ले जाएं। यदि आप हमारा साथ देते हैं
और हम आपके लिए तत्पर हैं, आप हमारे तत्पर हैं, तो एक दिन जरूर हम आप बहुत अच्छा करेंगे। कहते हैं दोस्तों, एक कदम आपका और एक कदम हमारा, जब ये दोनों कदम उठेंगे तभी हम मंजिल तक पहुंचेंगे। यदि आपका कदम ढीला हो जाए या हमारा कदम कहीं से ढीला हो जाए तो मंजिल पाना बहुत कठिन हो जाता है। दोस्तों, आप तो हमारे परिवार के हिस्सेदार हैं और परिवार से ही हमारा वजूद है। और दोस्तों, हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और शेयर कर दीजिए, ताकि ये रहे कि जो हमारा परिवार अभी छोटा सा है, नया परिवार है, नया नया जन्म हुआ है इसका इसी 2-4 दिनों में, और हम बड़ा कर सकें। बहुत हम आपके आभारी रहेंगे। नमस्कार दोस्तों।